अच्छा ये है कि इनका असली नाम था अरविंदो घोष। ये सुनते ही आपको भारत का स्वाधीनता संग्राम याद आ गया होगा। बंगाल में जब आप जाएं तो कुछ भी बोलते हुए ना हर चीज में ओ करना शुरू कर दें अ की जगह। जैसे अगर आप मथुरा जाएं तो शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको ओ कर दीजिए तो आप मथुरा के मान लिए जाएंगे। फिर कोई आपको विदेशी नहीं कहेगा वहां पर। बस चढ़ेगा को बोलना चढ़ेगो, उतरेगो, मरेगो, लुटेगो, पिटेगो, डूबेगो, खाओगो, पियोगो। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको मथुरा का स्थानीय निवासी मान लिया जाएगा। आप मथुरा के आसपास से हैं क्या? इतनी खुश हो रही हैं? अच्छा, हाँ, है ना? हाँ, कितने खुश हो रहे हैं कुछ लोग। कितने लोग उस बेल्ट से हैं, मथुरा के आसपास की बेल्ट से? हाँ हाँ, इसीलिए आप लोग इतने खुश हो रहे हैं कि हमारी मिट्टी की सुगंध हमें आ गई, है ना? अच्छा, ये तो पुरुषों को बोलते हैं पढ़ेगो, लड़कियों क्या बोलते हैं? पढ़ेगी। उसमें वो भाव नहीं आ रहा, लेकिन वो पुरुषों वाले भाव आता है, पढ़ेगो, चढ़ेगो, मरेगो, पिटेगो, लड़ेगो, जाओगो, खाओगो, पिएगो, वहां चलता है। अब अगर पहले लेटर से हर लेटर में ओ कर देंगे तो बंगाल के मान लिए जाएंगे। जैसे अरविंद नाम है बेचारे का, बोलते हैं और बिंदो, और बिंदो, तो वह ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बंगाल की अपनी खास टोन है। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह में रखो रसगुल्ला या मुंह में रखो बड़ा सा पान, फिर बोलो हिंदी, तो बांग्ला हो जाएगी उसके बाद। उसके बाद हिंदी होने लगती है बांग्ला। तो उस दौर में सारे विद्वान लोग बंगाल में ही पैदा हो रहे थे। अच्छा, उस दौर में सारे बंगाल में क्यों पैदा हो रहे थे? ईश्वर का भेदभाव था या बंगाल के समाज में बुद्धिमान होने के अवसर ज्यादा थे? है ना, बुद्धिमत्ता के विकास के अवसर थे। कई लोग इसी पे लड़ जाते, सारे बंगाल में क्यों पैदा हुए, उड़ीसा में क्यों नहीं पैदा हुए थोड़े से लोग? और कई लोग तो इसमें भी हो जाते हैं कि सारे के सारे जितने महान लोग हैं वो सारे छुट्टी के दिन ही पैदा हुए थे। तो इसलिए कई बार हम समझ नहीं पाते कारण और कार्य में। कई बच्चे परेशान, इसमें क्या खास बात थी? तो जैसे राम जी रामनवमी पे ही पैदा हुए, देखिए छुट्टी थी उस दिन पहले से। खैर, अरविंद का मूल नाम अरविंदो घोष है। कहां से थे? बंगाल से थे। बंगाल के एक बहुत ही रईस खानदान में इनका जन्म हुआ। 8 ही साल के हुए थे, इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अब 8 साल में कोई इंग्लैंड जाएगा तो बुद्धिमान हो ही जाएगा, वहां इतना मौका मिलता है पढ़ने लिखने का। कैम्ब्रिज से पढ़े। कैम्ब्रिज वगैरह विश्वविद्यालय को देख के ये फीलिंग आती है कि काश हम भी यहाँ पढ़े होते। और विशेष रूप से वो बच्चे जो ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं जिस कॉलेज में जाके बस कॉलेज में जाते थे। टीचर नाम का प्राणी नहीं होता था, बस कॉलेज जाना है, कभी कभी तफरी करने के लिए जाना है। वहाँ बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे जीजा भाभियां होंगी वहां पर, बस जाना है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उसका। उसके बाद आप किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाके 2 दिन गुजारे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा गैप है एजुकेशन के कल्चर में। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड तो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन एक दौर में रही ही हैं। ये उसी दौर की बात है, ये वहां पढ़े तो पढ़ते पढ़ते बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। उसके बाद फिर ये भारत वापस आए और इस बीच में आईसीएस का एग्जाम दिया, आईसीएस में पास हो गए। आईसीएस में पास होकर ये जो बड़ौदा राज्य था उसकी नौकरी में चले गए। तो वहां के आईएएस समझ लीजिए, बड़ौदा राज्य में, मतलब बड़ौदा काडर में आईएएस समझ लीजिए, ठीक है। और वहां 10 साल तक इन्होंने काम किया, तो कलेक्टर जैसी नौकरियां कुछ इन्होंने निभाई वहां पर। तब सोचिए कोई व्यक्ति पढ़ने में इतना अच्छा है, कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है, फिर कलेक्टर हो गया है। बड़ौदा में 10 साल रहते रहते इनका पढ़ाई लिखाई में और इंटरेस्ट पैदा हो गया, दर्शन पढ़ने में, विशेष रूप से भारतीय दर्शन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और जैसे भारतीय दर्शन पढ़ना शुरू किया, इनको लगने लगा कि अब जाके जीवन का सार मेरे हाथ में लगा है। इनको ये फील होने लगा। फिर उस समय स्वाधीनता संग्राम शुरू ही हुआ था। इनको भी लोगों ने उकसाया कि भाई तुम इतने समझदार अच्छे हो व्यक्ति हो, तुम नहीं आओगे तो देश को कौन आगे बढ़ाएगा। तो ये भी कूद गए स्वाधीनता संग्राम में। और वो जो बंगाल विभाजन का दौर था उस समय, बंग भंग के समय एक्टिव हुए और 1908 में गिरफ्तारी हो गई। ऐसे गिरफ्तारी के बाद चीजें अलग तरीके से समझ में आती है व्यक्ति को। गिरफ्तारी के पहले तो आजादी बड़ी रहती है। अभी जो 4 मुजरिम हैं जिनको फांसी होने वाली है, उस समय जो हरकतें कर रहे थे, अब देखिए छटपटाहट
कि किसी तरह से 2 दिन और खींच लें, 4 दिन और खींच लें, ये सब चल रहा है। जेल में होना मजाक छोड़ना है, सारी स्वाधीनताएं खत्म हो जाएं, इतना मुश्किल काम है। 1908 में गिरफ्तार हुए। कुछ बातें इतिहास पर्दा डाल के रखता है, तो मैं ही पर्दा में रखूं तो ठीक है। 1910 में छूट गए। अब ये मत पूछना क्यों छूट गए, क्योंकि अपराध साबित नहीं हो पाया। तो भारत में ना अपराधी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है न्याय व्यवस्था को लेकर। सारे अपराधी बोलते हैं मुझे न्याय व्यवस्था पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहां भी फेल होंगे ये लोग और मैं बच जाऊंगा। जब छोटे ओवैसी ने एक स्पीच दी, हेट स्पीच दी कुछ साल पहले, आपने सुना ही होगा, तो उसके बड़े भाई ओवैसी जो हैं वो फिर भी लॉ की अच्छी पकड़ रखने वाला आदमी है। उसका एक इंटरव्यू हुआ यही आपकी अदालत में, तो एंकर ने पूछा रजत शर्मा ने कि आपके छोटे भाई ने ऐसा भाषण दिया, आपको खराब नहीं लगता है, कितना बड़ा देशद्रोह ये वो फलाने का ना। बोले मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मामला अदालत में है और मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। बोले क्या विश्वास है? बोले मुझे पूरा विश्वास है। वो वीडियो डॉक्टर्ड है, वो वीडियो ओरिजिनल नहीं है, किसी ने उसको बना के पेश कर दिया है, वो गलत वीडियो है। और मुझे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेगी कि वीडियो गलत है। वो सही साबित हुआ लगभग। और अभी कल क्या किया, अनुराग ठाकुर ने वही स्टेटमेंट दोहरा दी है बिना उसके रेफरेंस दिए। उनसे किसी ने पूछा आपने नारा लगाया था देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, तो बोले नहीं मैंने नहीं लगाया था, वीडियो डॉक्टर्ड है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मामला अदालत में है और मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अब तो मुझे इस वाक्य से खौफ हो जाता, कोई कहे मुझे कानून व्यवस्था पूरा विश्वास है, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता उसके बाद कि ये जो बोल रहा है ना ये कुछ गड़बड़ आदमी है, ऐसी बात बोल रहा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था इस केस में भी। तो जो ये 1 साल जेल में रहे, जेल में इनको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अनुभव हुए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, और रहस्यात्मक को बोलते हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस। दर्शन में इन दोनों का एक ही मतलब होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह लीजिए या मिस्टिकल एक्सपीरियंस कह लीजिए, हिंदी में रहस्यवाद जिसको बोलते हैं, और स्पिरिचुअल के लिए आध्यात्मिक अनुभव कह देते हैं। इसकी मतलब एक ही होता है। अब क्योंकि वो ना मुझे हुआ ना आपको हुआ, इसलिए समझ तो पाएंगे नहीं उसको। जिनको होता है वो भी समझा नहीं पाते हैं। जैसे कबीरदास को हुआ, कबीर ने कहा गूंगे का गुड़ है, गूंगा आदमी है, गुड़ चाट लिया, लिखना नहीं जानता, पहले बता रहा हूं। कई मूर्ख बच्चे बोलते कि लिख के बता दे, तो गूंगा आदमी है, गुड़ चाट लिया है, गुड़ पहली बार चाट के बोरा गया है एकदम, इतना चाटा गुड़, उसके बाद लोगों को बताना चाह रहे कि आज मैंने क्या चाटा है, मजा आ गया है, इतना बढ़िया टेस्ट था। तो लोगों ने कहा क्या है बताओ ना, अब गूंगा बता ही नहीं पा रहा बेचारा, ऐसे ऐसे आवाज निकाल रहा है, लेकिन वो सेंस क्लियर नहीं हो पा रही। इसलिए कबीर ने कहा कि रहस्यात्मक अनुभव जो है गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा गुड़ खाने के बाद कितनी भी कोशिश करे बता नहीं पा रहा कि कैसा अनुभव था, वही स्थिति होती है। और ये बात दुनिया के सारे रहस्यवादी कहते हैं कि इसको बताया नहीं जा सकता। और क्यों नहीं बताया जा सकता, इस पर एक बड़े अच्छे विद्वान ने एक बड़ी अच्छी व्याख्या की। व्याख्या क्या है? इसका मतलब एक ऐसा अनुभव जिसमें आप ईश्वर को साक्षात महसूस करते हैं अपने साथ, इसका मतलब ये हुआ। मैंने कभी आपसे बात करते हुए एक रेफरेंस दिया होगा कि अगर आपने कभी सपने में ऐसा महसूस किया हो कि आप पूरी ताकत लगा के भी हाथ पर नहीं हिला पा रहे, ऐसा सपना इस उम्र में सबको आता है। ये मत सोचिए कि मैं रहस्यवादी इंसान पैदा हुआ हूं, सबको आता है ना। आप किसी को अकेले में कहेंगे वो घबरा जाएगा कि इसको कैसे पता लगा, लेकिन सबको होता है, खास बातें हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सपना कभी ना कभी देखा है? लगभग सबने देखा है। 2-4 ने देखा, वो देखेंगे टाइम आने पे, कोई खास बात नहीं है। ये कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है, रेयर बात नहीं है। मतलब सपना ये कि आप सो रहे हैं, अचानक ऐसी स्थिति है कि आप पूरी ताकत लगा के भी हाथ पैर हिला नहीं पा रहे, पूरी तरह से कंट्रोल में है किसी के, ऐसा लगता है। ये सिचुएशन जो होती है ये 15, 20, 25 की उम्र में सामान्य अनुभव है, कोई खास अनुभव नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर रहस्यात्मक तत्व जिंदा है, तो इसका मतलब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहें तो गुंजाइश है चलने की, एक संभावना है। पर इसका मतलब ये नहीं कमंडल उठाने का टाइम आ गया, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ज्यादा होता है तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एलिमेंट है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब आप नौकरी के चक्कर में उलझेंगे,
और कुछ और चक्रों में उलझेंगे जीवन में, तो उसके बाद ये चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आप चुपचाप सुबह बैग उठाएंगे, टिफिन लेके ऑफिस जाएंगे, शाम को टिफिन लेके वापस आएंगे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। फिर कोई रहस्यात्मक अनुभव दिमाग में नहीं आता उस समय।